नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। मुंबई और इंदौर के बीच कम दूरी की नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी। तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में तेज बारिश जारी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर बंद हुए। और पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण सहित 11 पदक जीते। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,235 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 योजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए की लागत वाली डिजिटल कृषि मिशन को स्वीकृति दी है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे। एक एग्री स्टैक, दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे रहेंगे। मंत्रिमंडल ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपए के लागत वाली योजना को भी मंजूरी दी। ये पहल किसानों को जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार करेगी और 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। सरकार ने 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कृषि, शिक्षा और प्रबंधन को भी मजबूत करने का निर्णय लिया है। इससे कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने 1,702 करोड़ रुपए की लागत से पशुधन स्वास्थ्य और उसकी जनसंख्या बढ़ाने की योजना को भी मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य पशुधन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है। इसके अलावा 11,029 करोड़ रुपए की लागत से बागवानी के सतत विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। 1,202 करोड़ रुपए की लागत से कृषि विज्ञान केंद्रों और 1,115 करोड़ रुपए की लागत से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई और इंदौर के बीच 309 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। मनमाड इंदौर न्यू लाइन 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल। और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी। और खासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। एक रिपोर्ट। साणंद गुजरात की प्रस्तावित इकाई 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इसकी क्षमता 60 लाख चिप प्रतिदिन होगी। इसमें उत्पादित चिप विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों को पूरा करेंगे, जिनमें औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, मोबाइल फोन शामिल हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स धोलेरा गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैब और असम के मोरीगांव में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। सीजी पावर गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित कर रही है। सभी 4 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है और इकाइयों के पास एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उभर रहा है। ये 4 इकाइयां लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाएंगी। इनकी क्षमता लगभग 7 करोड़ चिप प्रतिदिन है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है।
इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पार्टी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उन्हें पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सदस्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो अपने काम का विस्तार करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सुधार कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि एक समय देश के सीमावर्ती गांवों को अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था और ये नकारात्मकता को दर्शाता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव की जगह पहले गांव का दर्जा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार जनमन योजना के माध्यम से गांवों में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है। हमारे जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उसमें पीएम जनमन योजना शुरू की है। हमने पीएम जनमन योजना बना करके स्पेशल एफर्ट शुरू किया है। आज देश में वो लोग वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारते थे, वो फुटपाथ पे जिंदगी गुजारते थे, ऐसे 4 करोड़ परिवारों को हमने एड्रेस दिया है। प्रधानमंत्री कल 3 दिन के ब्रुनेई और सिंगापुर यात्रा पर रवाना होंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर बुधवार को सिंगापुर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जो संगठन उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हैं वो देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। राष्ट्रपति महाराष्ट्र के कोल्हापुर के वारणनगर में श्री वारणा महिला सहकारी मल्टी इंडस्ट्री ग्रुप के स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रही थीं। निजी उद्यम और व्यापार ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन सहकारिता का योगदान देश के विकास में अतुलनीय है। अमूल और लिज्जत पापड़ जैसी घर घर में जाने वाले ब्रांड सहकारिता की ही देन है। मॉडर्न मैनेजमेंट में भी सहकारिता को महत्व दिया जाता है। आज इस वारणा घाटी में जो विकास हुआ है उसके मूल में सहकारिता ही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जैव ईंधन क्षेत्र भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना रखता है। नई दिल्ली में भारत जैव ऊर्जा तथा टेक एक्सपो तथा अंतर्राष्ट्रीय जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी सम्मेलन में श्री गडकरी ने ये बात कही। Our export will be increased by 10 to 20% more because in the whole world now the pollution is a big concern. In Indian scenario, the cost of biofuel is less and no pollution. So that is the important reason that it is going to be advantageous to the common man. सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत दे दी है। न्यायालय ने आदेश दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री के निजी सचिव के पद पर बहाल नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई आधिकारिक कार्यभार भी नहीं दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं और बोर्ड की करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्तियों को लीज पर देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी एक कथित नोटिस का खंडन किया है। इसमें कहा गया है कि वो महीने के अंत तक सभी बीमा उत्पादों और संशोधन योजनाओं को वापस लेने जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि बीमा एजेंसी की ओर से ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
तेलंगाना में बारिश और बाढ़ के कारण 16 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वर्षा से प्रभावित खम्मम और सूर्यापेट जिलों का दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट। बाढ़ के कारण कई गांवों में पानी भर गया है। स्थानीय अधिकारियों ने खम्मम जिले के प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति लाने के लिए उपाय तेज कर दिए हैं। सड़क संपर्क बहाल करने और बह गई रेलवे लाइनों की मरम्मत के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मुन्नेरू धारा की रिटेनिंग दीवार की मरम्मत के लिए 650 करोड़ रुपए का काम शुरू किया। एनडीआरएफ की टीमें बारिश प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चला रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक कुछ जिलों में मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती। उधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज विजयवाड़ा जिले के बाढ़ प्रभावित कृष्णालंका, जक्कमपुड़ी और भवानीपुरम क्षेत्रों का दौरा किया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश से परभणी, नांदेड़, बीड़, जालना और हिंगोली जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। थोड़े अंतराल के बाद दक्षिण गुजरात क्षेत्र में आज फिर से एक बार भारी बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण दक्षिण गुजरात की अंबिका, ओलंड, वाल्मीकि, जकारी नदियों में जल स्तर बढ़ गया है। पूरे राज्य में आज सबसे अधिक 8 इंच बारिश तापी जिले के डोलवन तहसील में दर्ज हुई है। भारी बारिश के चलते डोलवन में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है और राहत और बचाव अभियान जारी है। डोलवन के आश्रम स्कूल में पानी में फंसे 250 से ज्यादा बच्चों और स्टाफ को एनडीआरएफ की टीम ने बचाकर सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित किया है। जलभराव और सड़कें एवं राजमार्ग बंद होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने कल सूरत और भरूच जिले में रेड अलर्ट और दक्षिण गुजरात के अन्य सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। एक रिपोर्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 194 अंक की बढ़ोतरी के साथ 82,560 पर बंद हुआ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 43 अंक की बढ़त के साथ 25,279 पर रहा। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की कमजोरी के साथ 83 रुपए और 92 पैसे के स्तर पर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $76.88 प्रति बैरल पर थी। आकाशवाणी समाचार के लिए स्पर्श सक्सेना। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज वेक्टर जनित रोग लक्षण, रोकथाम और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर तनु जैन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्र शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। श्रोता विशेषज्ञों से टेलीफोन नंबर 011-234-21050 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक के 5वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। नीतेश कुमार ने बैडमिंटन पुरुष सिंगल्स के SL3 श्रेणी का स्वर्ण पदक जीता। योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीता। महिला सिंगल्स बैडमिंटन की SU5 स्पर्धा में तुलसी मथी मुरुगेसन ने रजत पदक हासिल किया। बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के SU5 में कांस्य पदक मुकाबले में मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन रोजनेन को हराकर कांस्य पदक हासिल किया। आज रात पुरुष सिंगल्स के SL4 श्रेणी के फाइनल में सुहास यतिराज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। आज डिस्कस थ्रो और भाला फेंक में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। भारत 2 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांसे के साथ कुल 11 पदक जीतकर तालिका में 22वें स्थान पर है। देश में इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये अब 1,087 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 1,066 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की बुआई हुई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन में सुधार और उनकी आय बढ़ाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। मुंबई और इंदौर के बीच कम दूरी की नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी। तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 16 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में तेज बारिश जारी।
और पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण सहित 11 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।